गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज अमरजीत प्रजापति फ्रॉम जेपी स्मार्ट क्लासेस। रोज की तरह आज हम फिर यहाँ पे उपलब्ध हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपनी क्लास के बारे में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेपी स्मार्ट क्लास के बारे में कुछ मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो है इंफॉर्मेशन, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत सारे सब्जेक्ट का कंपटीशन के लिए हम लोग तैयारी करा रहा है। और हम लोग भी है, उसमें बहुत सारी फैकल्टी इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बहुत सारे कोर्सेज है जो यहाँ पे ऑनलाइन उपलब्ध है। और इसकी डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारा जो है हाँ, एक इंफॉर्मेशन और आपको देना था कि अब आप जो प्ले स्टोर पे जाइए और इस एप्लीकेशन को, सीपी स्मार्ट क्लासेस को आप डाउनलोड करिए। और हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक जो नया बहुत वंडरफुल, जिसको आप बोल सकते हो क्रिसमस बोनांजा, जो ऑफर चल रहा है, जहाँ पे जो इसका जो प्राइस है, जितना भी जो भी है, वॉट एवर द कास्ट, उसका 25% आपको क्रिसमस के उपलक्ष्य में आपको जो है एक कूपन के थ्रू आपको उसका डिस्काउंट दिया जा रहा है। कूपन है यक्स MAS 25। ये आपका, वंस अगेन आई रिपीट इट, यक्स MAS 25, these are the coupon number. With the help of the coupon you can get the benefit of 25% of the total price, राइट। तो अभी हम जो है ये जो है, और बहुत, और आपको कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो इस नंबर पर, जो गिवन नंबर है आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, 8299 226 960 6392 30 782, the given number. At this number you can contact anytime, 24/7. You can get the all information about this CP Smart classes, और जो भी है, जो भी आपको क्वेरी है वहां पे आपको रिजॉल्व किया जाएगा एट अर्लीस्ट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत केवी में पूछा गया है, केवीएस में है, टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी में पूछा गया है, झारखंड के एग्जाम में पूछा गया, यूपी में पूछे गए। तो कुछ ऐसे कलेक्शन है, कुछ जो इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डील करेंगे। लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is a correct meaning of the word brethren? Which one of the following is the correct meaning of brethren? Which one of the following is a correct meaning of the word brethren? Brethren means what? आपको ये देखना है, क्वेश्चन है कि which one of the following, कौन सा इसमें जो करेक्ट मीनिंग है brethren का। brethren आपका वर्ड से जिसका मतलब होता है, ये भी हो सकता है द सन ऑफ द सेम मदर, ये। नेक्स्ट वन है आपका चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट्स, मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी, more than one of above. This one is option fourth, and none of above. This one ऑप्शन नंबर फिफ्थ। तो इसको हम दो को तो हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं। तो अभी आपके सामने मिला 3 ऑप्शन। देखिए अब इसमें क्या हो सकता है इसका, द सन ऑफ द सेम मदर, द सन ऑफ द सेम मदर मीन्स व्हाट? इसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्रदर बोल सकते हैं ना बेटा, ब्रदर सेम ऑफ द सन ऑफ द सेम मदर, ब्रदर हो सकता है, बेथरन तो नहीं हो सकता है। तो वन इज रिजेक्ट, फर्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट्स, चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट्स इज नोन एज अ सिबलिंग। सिबलिंग, जो चिल्ड्रेन ऑफ द सेम पेरेंट्स, भाई बहन होते हैं उनको सिबलिंग बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली योर आंसर might be the member of the same society is the right option, right? तो ये जो बेथरन का मतलब होता है द मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी। पहला तो ऑप्शन हो गया द सन ऑफ द सेम मदर, दैट इज नोन एज अ ब्रदर, एंड द सेकंड ऑप्शन द चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स, दैट इज नोन एज सिबलिंग, एंड द थर्ड वन मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी इज अ बेथरन। बेथरन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।
हाँ, let's move the second question. The utterance he became his own cook. The utterance he became his own cook is an example of which one of the following grammatical category. अब बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है. अटरेंस, अटर मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना. ही बिकेम हिज ओन कुक. ही बिकेम हिज ओन कुक मतलब वो अपना खुद का कुक है. तो यहाँ पे बता रहा है कि पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकल कैटेगरी. इसमें कौन सा ग्रामेटिकल कैटेगरी है. तो वर्ड होगा. तो यहाँ पे बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, पहला ऑप्शन दे दिया है. सेकेंड वन है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. एंड थर्ड वन इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया. एंड फोर्थ वन इज मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, दिस वन इज आल्सो हम आपके लिए रिजेक्ट कर दे रहे हैं. ये थ्री ऑप्शन है. थोड़ा आप दिमाग लगाइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आपको मालूम है कि एडजेक्टिव क्या होता है. और फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया. तो अभी आपको ये जो क्वेश्चन है जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, ही बिकम हिज ओन कुक. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी. दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है नहीं. ओन. और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ऑलरेडी यू नो, व्हाट, विच और हु, ये होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे भी ये नहीं है. दिस ऑप्शन इज आल्सो रिजेक्ट. एंड थर्ड वन इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव इज, है ना. एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव ओन इज व्हाट, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. इसका मतलब यहाँ पे दो होता है, ओन. These two are the emphasizing adjective. ये दो वर्ड होते हैं emphasizing adjective में आते हैं. पहला own और very. Own और very is considered as a emphasizing adjective. So own is become a emphasizing adjective. So these two option is a distributive adjective is, मालूम है आपको distributive अभी हमने बताया कि each, every, either, neither. Interrogative adjective जो होता है, जो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुम, हुज. अगर वो क्वेश्चन का काम कर रहा है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. लेकिन यहाँ पे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे वो कोई वर्ड है ही नहीं. ही बिकम हिज ओन बुक. तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड भी नहीं आ रहा है ना. तो डिस्ट्रीब्यूटिव इधर, नीदर, ईच और एवरी नहीं आ रहा. तो डेफिनेटली यहाँ पे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होगा. और आपको मालूम होगा कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव दो ही होते हैं. एक वन होता है ओन होता है और वेरी होता है. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Let's move the third question. Which one of the following words stand for the evening prayer? Which one of the following words, कौन सा वर्ड्स है इसमें से ऑप्शन दिया है. which one of the words, which one of the following words stand for. Stand for means what, किसके लिए वो यूज किया गया है फॉर द इवनिंग प्रेयर. पहला विस्पर, सेकेंड वन हेमन, हैम भी बोलते हैं उसको. एंड एलेक्सियटिकल सॉन्ग, एलेक्सियटिकल सॉन्ग. एंड दिस वन इज, दोनों को तो हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं. ये दोनों में से है ही नहीं. आपके सुविधा के लिए हमने जो है दो को रिजेक्ट कर दिया. ओनली थ्री ऑप्शन, वेस्पर, हेमन एंड एक्लेस्टिकल सॉन्ग. तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि वेस्पर का मतलब होता है, इसको छोड़ देते हैं. हेमन का मतलब होता है भजन कीर्तन. हेमन का मतलब क्या होता है, भजन और कीर्तन. और इलेक्ट्रिकल सॉन्ग का मतलब होता है जो गिरजाघरों में गाया जाता है. ये हो गया. इवनिंग सॉन्ग तो है नहीं. तो विस्पर का मतलब होता है इवनिंग सॉन्ग, द सॉन्ग विच वर सॉन्ग एट द इवनिंग. जो सॉन्ग शाम को गाया जाता है भगवान की प्रार्थना के लिए, या कोई भी है डाइटी है उसकी प्रेयर के लिए गाया जाता है, तो उसको वेस्पर बोलते हैं. हेमन का मतलब आपको मालूम है. और फिर एक्सलेटिकल का मतलब होता है जो गिरजाघरों में गीत गाए जाते हैं, गिरजाघरों जैसे चर्च वगैरह में होते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
See here. A half holiday is better than none is an example and which one of the following part of speech. अब आपको part of speech के बारे में पूछ दिया है कि इसमें half holiday क्या है. Half holiday is better than half holiday is better than none. This one is आपका phrase है जिसका मतलब होता है कि कहीं से half holiday is better than none. कहीं से तो ना कुछ ना होने से ज्यादा कुछ तो है. Is an example of which one of the following part of speech. पहला होता है proper adjective. हो गया आपको एडजेक्टिव हमने बताया अभी पिछला क्वेश्चन था एडजेक्टिव है ना. एडजेक्टिव को आपको मालूम है कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं. और होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है. और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बताता है, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वांटिटी बताता है, दैट वर्ड इज नोन एज व्हाट, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. और मोर देन वन ऑफ द above, दिस वन इज आल्सो आउट ऑफ कंटेक्स्ट एंड दिस वन इज आल्सो आउट ऑफ कंटेक्स्ट. और प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब मालूम है, जैसे इंडिया हो गया, इंडियन हो गया, जापान, जापानीज हो गया, पाकिस्तान, पाकिस्तानीज हो गया, और अमेरिका, अमेरिकन हो गया. तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया. जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं. तो ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव तो है नहीं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पर किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया गया है. सो हाफ इज व्हाट टेल द समथिंग द क्वांटिटी. क्या है हाफ हॉलीडे, हॉलीडे इज द नाउन एंड हाफ इज व्हाट क्वांटिटी. सो हाफ हॉलीडे इज व्हाट quantitative adjective. Half is what? Quantitative adjective is the right option, right answer. Move to the next question. A triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle. A triangle आपको मैथमेटिक्स का ये सेंटेंस है. A triangle whose three sides, जिसकी तीन भुजाएं और इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. उसको हम बोलते हैं कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. द ट्रायंगल व्हिच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस. कौन से क्लास में आता है इसका एग्जांपल कौन सा? वो रिलेटिव प्रोनाउन है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, राइट, और मोर देन वन ऑफ एबव. तो रिलेटिव प्रोनाउन, पहला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो हमें रिलेशन के बारे में हमें शो करता है. और इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसा हमने बताया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट, हुज, व्हिच, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है. जो इंटरोगेटिव WH वर्ड दैट यूज टू आस्क द क्वेश्चन, राइट, इज कंसीडर्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन. एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में सिर्फ व्हाट आता है, व्हाट, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है व्हाट. तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो तो वहां पे है ही नहीं. more than one of the above, this one is also out of contest. None of the above, this one also out of contest. तो ओनली थ्री ऑप्शन है आपके पास. ये भी तो हमने आपको बता दिया कि ये भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है. एक्सक्लेमेटरी अगर व्हाट होता तो हम बता सकते थे, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क होता तो वी कैन से दैट, है ना. ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है. बट यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, आपको पूछा जा रहा है ना. आप देखो ना, अ ट्रायंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल, दिस इज ए स्टेटमेंट है. दिस वन इज व्हाट? इज स्टेटमेंट. अ ट्रायंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, राइट. तो दिस वन इज रिलेटिव प्रोनाउन है. क्या है? व्हिच वन इज व्हाट? रिलेटिव प्रोनाउन इज द राइट आंसर. इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज रॉन्ग. एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि वो इसके कैटेगरी में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं. और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में व्हाट आता है, तो वो भी व्हाट वहां पे नहीं है. तो रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्या कर रहा है? जो रिलेशन बता रहा है. ट्रायंगल हुज, जिसकी तीन भुजाएं हैं, आर इक्वल इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो वो ट्रायंगल और उसकी थ्री साइड्स के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में शो कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल, आई सॉ द बॉय एंड हु वाज माय स्टूडेंट. मैं एक बच्चे को देखा जो मेरा स्टूडेंट था. तो ऐसे जो सेंटेंस है उसमें क्या वो रिलेशन शो कर रहा है, ना कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है.
I bought the pen which was I bought the pen which I given to महेश। तो विच यहाँ पे आ गया कि तो उसके पेन के बारे में दिया है, वो रिलेशन शो कर रहा है, इसमें कोई इंट्रोगेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he laughed he laughed a hearty laugh, he laughed a hearty laugh, he laughed a hearty laugh is an example of which one of the following? किसका एक एग्जाम्पल है? he laughed, हंसा, hearty laugh, ये लाफ्ट का ये इसका पार्ट है। तो अभी हम आपको बता दें इसमें ऑप्शन कौन सा है, प्रीपोजिशनल वर्ब एंड और रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हो गया, कॉग्नेट नाउन हो गया, मोर देन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, ये है थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, दिस वन इज फिफ्थ ऑप्शन। तो ये दोनों को तो हम निकाल दे रहे हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें से आपको ये करना है, प्रीपोजिशनल वर्ब है कि रिटेन ऑब्जेक्ट है कि कॉग्नेट नाउन है। एक एक टर्म्स होता है यहाँ पे, तो ये तो नहीं है, प्रीपोजिशनल वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कोई प्रीपोजिशन वगैरह। ही लाफ्ड, ही इज नाउन, प्रोनाउन हो गया, लाफ्ड वर्ब हो गया, और हार्टी ऑब्जेक्टिव हो गया, लाफ ये नाउन की तरह यूज किया गया है, राइट, क्योंकि वो एडजेक्टिव है तो ये नाउन आएगा। और रिटेन है, रिटेन ऑब्जेक्ट, इसमें भी कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। अभी आता है नेक्स्ट वन इज थी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉग्नेट नाउन, कॉग्नेट नाउन क्या होता है कि ऐसा नाउन जो किसी का पार्ट हो, जैसे कोई वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड है जो एक दूसरे से बने हुए है, लॉफ्ट है और यहाँ पे लॉफ है, तो डेफिनेटली ये जो है लॉफ्ट जो है लॉफ्ट से ही बना हुआ है, या आप बोल सकते हो कि लॉफ्ट से ही लॉफ है। तो दोनों एक दूसरे की ओरिजिन क्या है, सेम है। टू वर्ड्स इज यूज इन द सेंटेंस, बोथ वर्ड्स हैविंग द सेम ओरिजिन, है कि नहीं, दोनों वर्ड्स है, दोनों की ओरिजिन सेम होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉग्नेट नाउन। क्लियर, अगर वो नाउन का काम कर रहा है तो उसको कॉग्नेट नाउन बोलते हैं, और कोई भी वर्ड से कैसा भी है, अगर उसको ओरिजिन सेम है तो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच में उसको हम वो चीज बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Such things was never such a things was never thought of is an example of which one of the following classes? Such a things was never thought of, बता रहा है कि कोई ऐसी चीज है, such a things was never thought of, कभी नहीं सोचा गया ऐसा, is an example of which one of the following classes? ये आपका क्वेश्चन है कि ये जो सच थिंग्स वाज नेवर थॉट ऑफ, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं गया था, इसका मतलब ये होगा कि ऐसा विचार कभी नहीं आया था। तो ये सेंटेंस को आपको देखना है कि ये पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब है कि एक्टिव प्रीपोजिशनल वर्ब है, एक्टिव ट्रांजिटिव वर्ब है, मोर देन वन ऑफ द एबव, दिस वन इज करेक्ट। ये भी हम आपको दोनों में से निकाल दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में है। अब पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब होता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये इंफॉर्मेशन रखनी है। एक्टिव प्रीपोजिशनल वर्ब क्या है एंड एक्टिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, राइट। तो अभी हम आते हैं आपको पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब। पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब, पैसिव का मतलब होता है, थोड़ा सा ये टॉपिक है इसमें एक्टिव और पैसिव का। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन रोट अ लेटर, मोहन रोट अ लेटर, दिस वन इज एक्टिव, जहां पे कर्ता, जहां पे डूअर सब्जेक्ट को मालूम है कि सब्जेक्ट जो है ही रोट अ लेटर,
ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। यहाँ पे जो वर्कर है, जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, डूअर जिसको बोलते हैं आप, और यहाँ पे ए वर्ब हो गया, एंड दिस वन इज व्हाट, काम किस पे हो रहा है, अ लेटर पे हो रहा है, राइट, दिस वन इज अ लेटर। तो ऐसे सीक्वेंस में आएगा तो वो होता है आपका एक्टिव प्रीपोजिशनल वर्ब हो गया, या तो एक्टिव वॉइस में हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन अभी इसी को मैं बोलूं कि अ लेटर वाज रिटन, अ लेटर वाज रिटन, अ लेटर वाज रिटन। तो ये आपको लेटर लिखा गया, कौन लिखा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब पैसिव जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, या तो अगर होता है तो वो सेकेंडरी या थर्ड इंपॉर्टेंस रखता है, उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, वैल्यू ऑब्जेक्ट पे दिया जाता है, या तो जो वर्ब होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और यहाँ पे दिया है कि सच ए थिंग्स वाज नेवर थॉट ऑफ, ये पैसिव सेंटेंस है। सच ए थिंग्स, सच ए थिंग्स वाज नेवर थॉट ऑफ, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया है। तो मतलब सोचने वाले के बारे में बात नहीं की गई कि उसने किसने सोचा इसके बारे में, बस वो थिंग के बारे में बात की गई कि ऐसा विचार किसी के लिए, किसी के दिमाग में आया नहीं, मतलब ऐसी बात कभी सोची नहीं गई। तो जैसे समझ, सपोज टू रूम वॉज क्लीन, रूम वॉज क्लीन, लेटर्स वर रिटेन, गेम वर प्लेड। जब ऐसा जब सेंटेंस आता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको हम पैसिव में रखते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जैसे ये वाला सेंटेंस है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। इसमें सच थिंग्स वाज क्या है, सच थिंग्स इज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया गया है फिर, और वर्ब को कंसिडर किया, वहां पे सब्जेक्ट नहीं है। तो डेफिनेटली ये कौन सा है, पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब है। अभी आता है प्रीपोजिशनल वर्ब, क्या होता है, यहाँ पे थॉट है, थॉट मतलब विचार हो गया, सोचना भी वर्ब भी है, प्लस ऑफ लगा है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रीपोजिशनल वर्ब। वर्ब के साथ क्या है बेटा, यहाँ पे प्रीपोजिशन भी है, इसलिए ये वाला सही है। और एक्टिव प्रीपोजिशनल वर्ब तो है ही नहीं है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस तो है ही नहीं, ये पैसिव सेंटेंस है, तो एक्टिव का ये भी दिमाग से आप हटा दीजिए। एक्टिव ट्रांजिटिव वर्ब आपको मालूम है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जिसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, तो ही क्या है, ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आपको बता रहा हूं कि मैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ईट्स क्या है, ईट्स एक वर्ब है, ये आपका प्रोनाउन हो गया, और ये मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिसके साथ अपना, ऐसी वर्ब जिसके साथ अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब भी इसमें कुछ ऐसा एक्टिव पैसिव का कुछ हाईली कंसेप्ट है, तो ये भी नहीं है। तो डेफिनेटली आपका आंसर कौन सा है, वो पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, he died poor is an example of which one of the following categories? He died poor. He died poor is an example of which one of the following category? कौन से एग्जाम्पल में, कौन सी कैटेगरी में आता है he died poor? ये सेंटेंस है, he is a noun pronoun, died verb हो गया, poor poor एक नाउन भी होता है, poor एडजेक्टिव भी होता है, राइट। तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है यहाँ पे। तो इंपेरेटिव मोड है उसका, मोड बता रहा है, मोड आपको मालूम होता है, सब्जेक्टिव मोड होता है, इंट्रोगेटिव मोड होता है, और बहुत सारे होते हैं, 5 टाइप के मोड होते हैं। तो वहां पे हम, जैसे आपका इंपरेटिव मोड हो गया, इंडिकेटिव मोड यहाँ पे देखो दिया है, सब्जेक्टिव मोड दिया है, राइट। इंट्रोगेटिव मोड होता है, इंट्रोगेटिव मोड यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे पहली बात इंपरेटिव मोड, इंपरेटिव मोड का मतलब जहाँ पे किसी चीज को एम्फसाइज किया जाता है, या किसी चीज को ज्यादा जोर दे के बात किया जाता है, तो वहां पे हम उसको इंपरेटिव मोड बोलते हैं। इंडिकेटिव मोड है आपका, और सब्जेक्टिव मोड तो है नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑफ इंडिकेटिव मोड है। इंडिकेटिव मोड क्या है, क्योंकि
किसी के बारे में इंडिकेशन के बारे में बात किया जाता है, ही डाइड पुअर, तो इस पे जो है उसके ये पुअर के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, ज्यादा उसके ऊपर जोर दे के बताया जा रहा है कि ही डाइड पुअर। सो ये आपका इंडिकेटिव मोड हो गया, इंपरेटिव मोड भी नहीं है और सब्जेक्टिव मोड भी। सब्जेक्टिव मोड में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, सब्जेक्ट को दिया जाता है, सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसको हम सब्जेक्टिव मोड बोलते हैं। जब भी आएगा ये टॉपिक जब होगा मोड, तो इसको इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि क्या है वो एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो वेरियस एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, आपका बीपीएससी देख लो, आप झारखंड में देख लो, आप राजस्थान के एग्जाम पेपर उठा के देख लो, तो ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है, ये कम से कम 5 टाइम 6 टाइम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे लेके डील कर रहे हैं। ये इसलिए हमारा ये यहाँ पे इसको डील करने का एक मोटो है, एक एम है, ताकि आपको क्वेश्चन का जो लेवल है उसको आप क्या कर सके, उसको पहचान सके कि जो कॉम्पिटेटिव में कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, जो ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, और जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, उससे जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बट उनको जो है उसको ट्विस्ट करके दे दिया जाता है। तो वो जो नए जो लोग हैं जो अभी फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जो अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, तो उनको लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको कैसे उसके आंसर को हम फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं कि पहले सबसे पहले अभी तो बेसिक अभी बिगनिंग है, तो इसमें हम जो क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है उसको हम यहाँ पे डील करा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना। जब तक आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट मालूम नहीं चलेगा, उसका लेवल नहीं मालूम चलेगा, तब तक आप जो है प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सिंपल जो तमाम बहुत सारी बुक्स आती है उसमें तो इजी इजी बहुत सारे दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आपको नॉलेज रहेगा, लेकिन आप एट ए टाइम आप जो है बहुत सरप्राइज हो जाओगे, आप कंफ्यूजन में हो जाते हो कि इसका कौन सा आंसर आएगा। तो ये इसलिए हम जो है वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम उसका लेवल पता चले क्वेश्चन का। जब भी होगा सारे टॉपिक, जैसे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, ईच एंड एवरी टॉपिक है ना, आई विल टीच इन डिटेल। ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, अगर हम उसमें एक टॉपिक में घुसेंगे तो क्वेश्चन पूरा रह जाएगा। तो इसलिए जो है हम थोड़ा शॉर्ट में इसको बता रहे हैं कि सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड रादर टेक दिस देन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। मींस व्हाट, आई हैड रादर टेक देन दैट, इसका सेंस ये है कि आई हैड रादर, रादर का सेंस होता है बल्कि या अलावा के सेंस में हम यूज करते हैं। आई हैड रादर टेक दिस, इसके अलावा, देन दैट इज, मतलब इसके अलावा हमको है ना वो लिया, इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो एक होता है इंफिनिटिव आ गया, जिरेंड आ गया, पार्टिसिपल हुआ। तो ये जो है बता रहा है कि ये जो क्या हो सकता है, इसमें इंफिनिटिव है। पहली बात तो आपको ये इसमें पता करना है कि आई क्या है, हैड क्या है, रादर क्या है, टेक क्या है, दिस क्या है, राइट, इसमें है। फिर आप जिरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, तो जिरेंड इंफिनिटिव हो गया आपको। हाँ, तो इंफिनिटिव के बारे में हम पहले पार्टिसिपल से लेते हैं। पार्टिसिपल आपको मालूम है, पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें तो कुछ है नहीं, पार्टिसिपल में सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पार्टिसिपल इज आल्सो ए रिजल्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन। जिरेंड है, जिरेंड आपको मालूम है, जिरेंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ वर्क एज अ नाउन इज नोन एज जिरेंड। अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, किसका काम कर रहा है, अगर वो नाउन का काम करता है तो वहां पे उसको हम जिरेंड बोलते थे। यहाँ पे कुछ ऐसा आपको लग ही नहीं रहा है ना, आई हैड रादर टेक दिस देन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो इसमें ये जो सेंटेंस जो कॉमा में दिया है उसमें ऐसा कुछ आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं है, तो दिस वन इज आल्सो रिजेक्ट। तो बचता आपका 2 रिजेक्ट हो गया, एंड दिस वन इज आल्सो रिजेक्ट, दिस 2 ऑप्शन, तो इंफिनिटिव इज देयर।
राइट। इन्फिनिटिव इज देयर इज टू टाइप ऑफ इन्फिनिटिव, एक टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव मतलब v1 2 प्लस v1, वर्ब के टू के साथ अगर v1 लगा रहता है तो उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, और एक बेयर इन्फिनिटिव होता है विदाउट टू। तो यहाँ पे जो टेक वर्ड है बेटा, ये टेक वर्ड क्या है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव इसका यूज किया गया है। जस्ट which last question is there, right? This one is last question of the day. See here, which one of the following without which one of the following would best fill in these blanks in the following observation, right? The first one is let, B, we can't undo the past, old and old, time and tide, bygone bygone, या bygone bygone बोलते हैं, bygone bygone एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। ये तो ऑप्शन ही आ ही नहीं सकता, मोर देन किसी चीज का ऑप्शन बहुत ऐसे क्रिटिकल केस में होता है जिसके दो आंसर हो सकते हैं, बट ज्यादातर तो एक ही होगा। और प्रीपोजिशन वगैरह का हम यूज करते हैं ना प्रीपोजिशन का ग्रामर में, तो उसका वहां पे कंसेप्ट आता है, कभी कभी दो प्रीपोजिशन को लेता है, उसके कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और नन ऑफ द एबव ये भी नहीं है। अभी आता है लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, वी कांट अनडू द पास्ट। इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, ओल्ड भी नहीं है, और इसका मतलब ये होता है कि जो बीत गया वो बीत गया। मतलब ये पूरे सेंटेंस का मतलब एक सेइंग है, प्रोवर्ब है, जिसका मतलब कहावत है कि अरे इतने लोग बोलते हैं कि चलो जो बीत गया, जो पास्ट में हो गया, उस पर कंसिडर नहीं करना है, जो हो गया हो गया। तो क्या हो गया, लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, वी कांट अनडू द पास्ट। मतलब हम पास्ट को वापस लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे लिए बीत गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। जो पास्ट है, समझो ये जो टाइम है जहाँ पे हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, सिखा रहे हैं, आज का जो दिन है टाइम है, कभी वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सेंस है कि जो भी पास्ट में हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको क्या करिए, लेट इट बी, उसको जाने दीजिए। Thank you very much. This one is the last question of the day. So once again, I would like to request you to download this CP Smart Classes. ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका एप्लीकेशन है। इसमें आप कोई जाएंगे वहाँ पे प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे इसको आराम से आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले में बिगिन करने से पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अभी क्रिसमस बोनांजा है, चालू है, तो इसमें जो नया एडमिशन आपको लेना है, जो लेना चाहते हैं उनके लिए जो 25% जो ऑफर है, फिर से मैं आपको रिपीट करा देना चाहता हूँ, XMAS25। ये आपका कोड है, कूपन कोड है। इस कूपन कोड के थ्रू आप जो है 25% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका ये जो स्क्रीन पे नंबर है, ये जो स्क्रीन पे नंबर आपको है 82992269606392030782। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप यहाँ पर, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन गो थ्रू दिस नंबर एंड यू कैन गेट द whole complete information about this classes, about this online platform। आप यहाँ पे जाके वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारा कि मैक्सिमम लोग जो है आप आइए, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फिर से मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो है शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।